चलिए बुलेटिन में खबरों का रुख करते और सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को मजबूती देने की कोशिश में जुट गई है, जिसके तहत लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर नवगठित विभागों और प्रकोष्ठों के साथ बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। इसमें विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मंथन चल रहा। आगामी चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों और रणनीतियों का समीकरण बैठाने की कोशिश लगातार चल रही है। मिर्जापुर जिले के बिंद कॉरिडोर का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अगस्त को बिंद धाम में करेंगे, जिसकी तैयारियों का लगातार जायजा लिया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं। इस प्रदेश में भगवान राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया। बाबा विश्वनाथ की नगरी और आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी का धाम है और कई तीर्थ और पर्यटन स्थल यहां पर हैं। इस प्रदेश में लगातार पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जाएगा। आदरणीय योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सभी अपने आध्यात्मिक स्थलों, आस्था के केंद्रों को लगातार विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में कहीं भी किसी भी जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। एकमात्र एक ध्येय उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर के उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बनाने का परिकल्पना है। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मथुरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रमण रेती आश्रम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने बांके बिहारी के दर्शन किए। डिप्टी सीएम ने आगामी विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटों पर जीत को लेकर बांके बिहारी से कामना की। उत्तर प्रदेश में और देश में, दुनिया में भी कोविड का संकट है। इस संकट काल में बहुत भक्तों को बहुत मन में अपने बैठा करके रखना पड़ा। बिहारी जी को आज आने का मौका दिए हैं और आगे भी लोगों को आने का मौका मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैं बांके बिहारी जी के चरणों में यह भी प्रार्थना किया हूँ कि जैसे 2017 में 325 दिए थे, वैसे 2022 में 325 प्लस हमको दे करके उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने की कृपा करें। किन मुद्दों में चुनाव लड़ने जा रही है? मुद्दे हमारे बहुत हैं। विपक्ष मुद्दे पे नहीं आना चाहता, विपक्ष मुद्दों से भाग रहा है। महंगाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में भी कृषि कानून का विरोध करने के साथ किसानों के हित में अभियान चलाएगा। लखनऊ के प्रेस क्लब में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने मीडिया को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा अब मिशन यूपी की तैयारियों में है, जिसको लेकर राकेश टिकैत के साथ योगेंद्र यादव ने मीडिया से अपने मिशन की बातों को साझा किया। अब किसान नेता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंदोलन को तेज और तीव्र करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहा कि जब तक ये कृषि बिल 2020 वापस नहीं होते, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जी, ट्रैक्टर को टैंक बनाने की तैयारी है, राजधानी लखनऊ को घेरने की तैयारी है, क्या किसानों को माना जाए कि अब आंदोलन क्यों होगा? तीव्र की बात तीव्र तो अजट हम कहीं से आओगे भाई हम ट्रैक्टर से नहीं आएंगे। हमें सरकार बसें दे दे, जहाँ हमको जाना फ्री बसें दे सकती है क्या सरकार? प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र चौधरी और केंद्र के मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि राकेश टिकैत की जो पहुंच है वो कुछ लोगों तक है पश्चिम में। हाँ होगी, चलो कहने दो ना, तो कह लेने दो। जो कुछ कह रहे हमारी तो पहुंच है नहीं भाई, वे बड़े आदमी भाई हमें तो लोग इन्हीं के जो मंत्री हैं वे मवाली भी कहते हैं भाई। ये तो चमचमाती दिल्ली की चमचमाती कोठियों में रहते हैं। मलिक 36 खापों के अध्यक्षों को मुख्यमंत्री से इटालियन पत्थर इनके घरों में लगे हुए हैं। खापों के चौधरियों को उमेश मलिक आपके जनपद के विधायक उनकी समस्या है किसानों की, तो मुख्यमंत्री ने समाधान करेगा, कौन करेगा? फिर आना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो जो प्रदेश की समस्या होगी तो किसानों से मिलना चाहिए इनको।
मिलते रहना चाहिए ना। बिल वापस नहीं हो तो आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि बिल 2020 वापस नहीं होते हैं तब तक आंदोलन करते रहेंगे उत्तर प्रदेश में किसान। और राजधानी लखनऊ को अब पूरी तरीके से बैरिकेड करने की तैयारी किसानों की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। तो अभी हम आपको सुना रहे थे राकेश टिकैत की बात। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे योगेंद्र यादव का क्या कहना है यूपी मिशन के बारे में। संयुक्त किसान मोर्चा अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों का डेरा लगाने वाला है। योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र जी, दिल्ली को आपने चारों तरफ से घेर रखा है, अब योजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर बृहद आंदोलन करने की है। जी, आज से संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड की घोषणा की है। यानी कि अब से पूरी हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगाएंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक महारैली, एक महापंचायत होगी, आप देखेंगे कितनी बड़ी होगी। और उसके बाद जो 18 मंडल हैं, सब मंडलों पे। लेकिन उत्तर प्रदेश के भौगोलिक इतिहास की बात करें या फिर नक्शे की बात करें तो पश्चिम के अलावा पूर्वांचल में आपका आंदोलन का असर दिखाई नहीं देता। आप अगर ये कहते हैं कि कम है तो मैं मान लेता, दिखाई नहीं देता। आप अपने व्यवसाय के साथ ज्यादती कर रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। आंदोलन है, आंदोलन कहीं ऊंच कहीं थोड़ा सा नीचे, हर आंदोलन का यही स्वभाव होता है। और मिशन यूपी इसीलिए लॉन्च किया गया है कि जो असर आपको पश्चिम में दिखाई दे रहा है वो असर अब आपको पूर्व के कोने तक दिखाई दे। इसके लिए अगले 2-3 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे। आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार किसानों की बात पिछले 8 महीने से मानने को तैयार नहीं है? प्रधानमंत्री का अहंकार सबसे बड़ी वजह है। कानून मर चुके हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन वो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, ये थे योगेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फैलाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। संसद के मानसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे और राहुल जिस ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे उस पर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो। वहीं अब अंशु अवस्थी ने भी बीजेपी सरकार पर वार करते हुए कहा कि किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ किसान भाई दिल्ली की सीमा पर मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए डटे हैं, लेकिन बीजेपी की तानाशाह सरकार उन्हें बर्बाद करने की जिद पर अड़ी हुई है। अब जब उत्तर प्रदेश की भाजपा आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मुद्दे पर विफल हो गई, उनको रोजगार नहीं दे पाई, जब वो रोजगार मांगते हैं तो बदले में उन्हें लाठी मिलती है, धमकी दी जाती है मुकदमों की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बराबर हो रहा और सरकार बलात्कारियों अपराधियों के साथ खड़ी है। किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं लेकिन तानाशाह सरकार को दिखाई नहीं पड़ता। तो हर मोर्चे पर विफल होने के बाद भाजपा सरकार अब सिर्फ और सिर्फ प्रचार और इस तरीके के सर्वे का सहारा ले रही है। आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मणों को भी सम्मान नहीं दे सकती, न नौजवानों को, न किसानों को, महिलाओं को। 2022 में उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज सहित पूरा प्रदेश का जनमानस कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर सरकार बनाएगा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अब सभी पार्टियां सरकार को चारों तरफ से घेर रही हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा है और कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सरकार किसान को परेशान कर रही है। 7 महीने से किसान को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान परेशान है, धरने पे बैठा है, किसान लगातार किसानों की मौत हो रही है, तो सरकार क्यों नहीं जो कानून बनाए उसको वापस क्यों नहीं ले लेती। और मैं तो योगी जी से ही बोलूंगा, आप सरकार पे दबाव बनाइए कि वो केंद्र सरकार किसानों कानून वापस ले ले। किसान लगातार परेशान है, 7 महीना हो गए, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर ये देश को क्या हो गया है? देश तो किसानों की बात करने वाला देश है, कृषि प्रधान देश है, और आज देश धन्ना सेठों के साथ जाके खड़ा हो गया। अगर किसान को चाहिए नहीं कानून तो आप किसानों को पे क्यों लादना चाहते हैं? किसानों की मांग क्यों नहीं पूरी कर रही है सरकार? ये हमें लगता है कि सरकार की हठधर्मिता है। सरकार गरीबों के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ नहीं है,
ये सरकार किसान विरोधी है और जितनी जल्दी हो सके ये सरकार को किसान का जो काला कानून किसान के खिलाफ बनाया उसको जल्दी वापस कर ले, जिससे किसान का मान सम्मान स्वाभिमान वापस आए, किसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। ये देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात होगी। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जो बन रहा है अपराधों का प्रदेश। एक तरफ सूबे की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार बाहुबलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में शासन प्रशासन का खौफ जरा सा भी नहीं है। प्रदेश में 36 घंटे के अंदर 14 मर्डर और 3 रेप की घटनाएं हो रही है। आखिर इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश अब अपराधों का प्रदेश बन रहा है। राजनीति का गढ़, बाहुबलियों का बोलबाला, अपराधों की धरती, अपराधियों का खौफ। 36 घंटे 14 मर्डर, 24 घंटे में 3 घरों की अस्मत तार तार। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को नहीं, प्रशासन का खौफ। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई जिनको सुनकर जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सूबे में इन अपराधियों को किसी का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। 24 घंटे पहरा देने वाली पुलिस से क्या दरिंदों को शासन प्रशासन का जरा भी डर नहीं रहा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में 36 घंटे के अंदर 14 मर्डर, 3 रेप और डकैती हुई, बेहद ही डरावने और खौफनाक घटनाओं से प्रदेश खौफजदा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपराधिक घटना ना हुई हो। फहरिस्त लंबी है सूबे में दास्ताने जुर्म की। सीतापुर में डकैती के दौरान महिला की हत्या, अमेठी में युवक की हत्या, बागपत में रेप कर 6 साल की मासूम की हत्या, सीतापुर में डकैती कर महिला की गोली मारकर हत्या, महोबा में 60 साल की महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप, रायबरेली में युवक की हत्या, मुजफ्फरनगर में गन पॉइंट पर रखकर किशोरी से गैंगरेप, हरदोई में एक तरफा प्यार में प्रेमिका की हत्या, संत कबीर नगर में किसान नेता की निर्मम हत्या, सीतापुर गला काट कर युवक युवती की हत्या, सुल्तानपुर में घर से लापता युवक की हत्या, कौशाम्बी में युवती पर हमला, हरदोई में अधेड़ की हत्या, कानपुर में लापता युवक की हत्या, मेरठ में बेटे ने की पिता की हत्या, गाजियाबाद में गन्ने के खेत में लाश मिली। इन वारदातों को जानकर, घटनाओं को सुनकर यही समझ में आता है कि सिर्फ सरकारी बयान जारी करने से धरातल की हकीकत नहीं बदल सकती। तस्वीर की तासीर अगर बदलनी है तो प्रशासन का खौफ अपराधियों में और जनता में विश्वास होना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा, आंकड़ों में भी और हकीकत में भी, और बुलंद हो इंसाफ का इकबाल। जनता टीवी के लिए न्यूज रूम से अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। वहीं 2017 में मदारीपुर जंक्शन नामक प्रचलित उपन्यास के बाद कई पुरस्कारों के सम्मानित सुप्रसिद्ध साहित्यकार बालेंदु द्विवेदी ने फिर एक नई रचना की है। उनकी पुस्तक का नाम वाया फुर्सतगंज है। इसी रचना को लेकर साहित्यकार ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम साहित्यकार बुलेंदु द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, कई कृतियां हैं इनकी, जिनके चलते इनको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मानित किया गया है। आज इनकी एक नई पुस्तक की लॉन्चिंग हुई है जिसका नाम वाया फुर्सतगंज है। हमारे साथ हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद जनता टीवी को और हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। सर, आपकी पुस्तक है वाया फुर्सतगंज, किस तरीके के उसमें फुर्सत के लम्हे हैं और क्या कुछ आपने उसमें खुल के बताया है, कैसे रहा सर? देखिए, वाया फुर्सतगंज एक सटायर है, एक व्यंग है, राजनीतिक व्यंग है, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं किस तरीके से काम करता है और कैसे उसमें जो है नए नए तरीके से लोग एंट्री करते हैं, कैसे छल छद्म से अपने जो है अपने पहुंच से
प्रतिभावान और योग्य लोगों को दरकिनार कर ऊपर पद हासिल करते हैं। और किस तरीके से वाया फुर्सतगंज, वाया का जो गांव है फुर्सतगंज, उसमें एक छोटी सी घटना किस तरीके से पूरे राष्ट्रीय पलक पर एक बड़ी घटना का रूप लेती है, और कैसे कैसे सभी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इन्वॉल्व होते चलते हैं। एक काल्पनिक कथा के माध्यम से मैंने इस कहानी को कहने की कोशिश की। देखा जाता है कि जो मातृभाषा है हिंदी, लेकिन आज की जो यूथ है, लोग हैं, वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े। हिंदी भाषा कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, तो उसके लिए सर साहित्यकार आजकल उस तरीके का माहौल नहीं देखा जाता, सर क्या कहेंगे? देखिए, साहित्य में हिंदी हमेशा केंद्र में है। पढ़ाई में जरूर अंग्रेजियत हावी हो रही है, लेकिन हमारा जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास, वो सभी जो है इसको अंग्रेजी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा, हम जिस भाषा में पहला शब्द बोलते हैं वो है हिंदी। बोलियां अलग अलग स्थान के प्रभाव से हो सकती हैं, लेकिन हिंदी को हम इग्नोर करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदी को इग्नोर करके हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें हमारे देश के सभी निवासियों को, बच्चों के अभिभावकों को और नई पीढ़ी को भी ये सोचना होगा कि हम नई भाषा के तौर पर, नए साहित्य के तौर पर अंग्रेजी को और दूसरी भाषाओं को से जुड़ें जरूर, उनको सीखें, अच्छी बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी को छोड़कर हमें आगे नहीं बढ़ना, हिंदी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। हिंदी हमारे लिए हमारी आत्मा की चीज़ है, और हिंदी से अलग होना अपनी आत्मा से अलग होना है। एक 2017 की आपकी रचना थी मदारी पुरकर के, तो उसमें, और वो भी अच्छा उपन्यास रहा, काफ़ी लोगों ने उसको समझा, पढ़ा, तो क्या लगता है सर, ये वाया फुर्सतगंज उससे उस तरीके का कुछ रहेगा? मदारीपुर जंक्शन एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर था, और वाया फुर्सतगंज एक पॉलिटिकल सटायर है। दोनों में तेवर और अंदाज बिल्कुल अलग है। मदारीपुर जंक्शन की जो पृष्ठभूमि है वो भोजपुरी क्षेत्र की पृष्ठभूमि है। वाया फुर्सतगंज की जो पृष्ठभूमि है वो अवधी की पृष्ठभूमि है। जो मुहावरे हैं, जो कहावतें हैं, जो लोकोक्तियां हैं, जो बोली बानी है, वो बिल्कुल भिन्न है। व्यंग का तेवर, व्यंग की धार दोनों जगह बराबर है। तो निश्चित रूप से जो मदारीपुर जंक्शन का जो टेस्ट जिन पाठकों ने लिया है, वो जब वाया फुर्सतगंज पढ़ेंगे तो उनको उसमें एक नए तरह का टेस्ट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कहाँ ये पुस्तक अवेलेबल रहेगी जो पाठकों के लिए? वाया फुर्सतगंज और मदारीपुर जंक्शन दोनों किताबें अमेजन पर अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही साथ जितने भी देश के बड़े शहरों के बड़े स्टोर हैं, यूनिवर्सल से लेके व्हीलर्स और सभी बुक स्टॉल्स पर अवेलेबल हैं। लेकिन चूंकि ऑनलाइन खरीदारी का ज़माना है, तो अमेजन के साथ फ्लिपकार्ट और उर्दू बाजार सहित मार्क माई बुक सहित ढेर सारे ऐसे फोरम हैं जहां पर एक किताब उपलब्ध है। तो ये बालेंदु द्विवेदी जी थे, जो एक मशहूर साहित्यकार हैं। काफ़ी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। वाया फुर्सतगंज इनका एक नया उपन्यास है जो हर जगह अवेलेबल है। इनका कहना है स्टोर्स पर भी मौजूद हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो जो पाठक है उनसे उसी तरीके का प्रेम की इनको ख्वाहिश है जिस तरीके का मदारीपुर जंक्शन में पाठकों ने दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। अब खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री आवास में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना में काम करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया। बता दें, कोरोना काल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कई घोषणाओं के साथ मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। देखिए, 1 वर्ष से अधिक की अवधि में जो कोरोना जैसी भयानक बीमारी में हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य समस्त जो भी कार्मिक हैं, जो लोग इस क्षेत्र में रात दिन समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, उनका ये परिश्रम अमूल्य है। और ऐसे समय में केवल जो एक मैं कहूँ कि एक थोड़ी सहायता के रूप में उसकी भरपाई करना कठिन है, जो नुकसान हुआ है, एक भरपाई करने के लिए ये लगभग 200 करोड़ रुपए का
इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने इस सहायता राशि की घोषणा की है। देहरादून में ऊर्जा कर्मियों की हड़ताल का होना आज रात को तय हो गया है। शासन स्तर पर सचिव के साथ हुई कर्मचारी संगठनों की वार्ता विफल रही। वहीं अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव साथ होने वाले दूसरे दौरे की वार्ता हड़ताल का भविष्य तय करेगी। कर्मचारी नेताओं ने साफ कह दिया है कि बिना मांग पूरी हुए हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। कर्मचारियों ने आम लोगों से बिजली का विकल्प तैयार रखने की अपील की। ऊर्जा की तीनों निगमों के कर्मी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं। वार्ता हमारी हर एक बिंदु पे बहुत अच्छी तरीके से हुई है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण है। उन्होंने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की, आपकी मांगे जायज है, लेकिन वार्ता में कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई आदेश नहीं हुआ है अभी तक। और जब तक आदेश नहीं होता तो तब तक तो हमारा आंदोलन बस तो जारी है। ये उन्होंने जरूर कहा कि शीघ्र ही आज ही दूसरे दौर की वार्ता होगी। अगर दूसरे दौर की वार्ता सफल होती हमारी है, उसमें कोई आदेश हमारे आते हैं या कोई ऐसा